वेलकम टू फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बेसिक टॉपिक क्या है, डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने बताया था कि डिपेंडेंट सोर्स जो क्या होता है, 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। सेकंड वन वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। करंट कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो जो भी करंट सोर्स होता है, डिपेंडेंट सोर्स होता है, उसको हम अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से किया जाता है, यानी कि उसका रिप्रेजेंटेशन एक डायमंड के शेप जैसा होता है। ठीक है, ये क्या है, डायमंड के शेप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स होता क्या है। ठीक है, तो डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, यानी कि द वोल्टेज एंड करंट ऑफ डिपेंडेंट सोर्स डिपेंड ऑन अदर सर्किट पैरामीटर। यानी कोई भी डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, उसका वोल्टेज या करंट जो होगी, यानी कि करंट या वोल्टेज होगी किसी भी डिपेंडेंट सोर्स की, वो क्या करेगी, किसी पैरामीटर्स के अदर पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी, यानी कि सर्किट के किसी अदर पैरामीटर्स पे भी डिपेंड करती है। चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, तो यानी कि क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है प्लस माइनस, यानी कि ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, वोल्टेज सोर्स। तो ये वोल्टेज सोर्स है कंट्रोल्ड बाई वोल्टेज कंट्रोल्ड। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या है, करंट सोर्स इज कंट्रोल्ड बाई वोल्टेज। इसी प्रकार क्या है, ये वोल्टेज सोर्स वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाई करंट। ठीक है, ये क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यानी कि ये करंट सोर्स है विच वैल्यू कंट्रोल्ड बाई करंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 4 टाइप्स के आपके क्या हैं, डिपेंडेंट सोर्स हैं। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझते हैं डिटेल में। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, वन बाय वन समझते हैं इसको। जैसे ये क्या है, कोई आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है, उसमें 2 आपके इंडिपेंडेंट सोर्स दिए हैं। ठीक है, और एक क्या है आपका डिपेंडेंट सोर्स दिया है। तो वन बाय वन करके इसको समझते हैं। सपोज करो हम इसको अगर एज्यूम करते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी कि क्या है, ये क्या होगा, फर्स्ट में हम वोल्टेज सोर्स मानते हैं, ठीक है, और ये क्या है, वोल्टेज सोर्स वोल्टेज कंट्रोल ये है। ठीक है, तो जब इसको समझते हैं तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, उसके अदर पैरामीटर। तो इसका अदर पैरामीटर कौन सा है, V2। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो जो भी वोल्ट डिपेंडेंट सोर्स होगा, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, V2 पे। ठीक है, तो ये क्या है, V2 पे डिपेंड कर रही है। ऐसे ही सपोज करो हम इसको इस तरीके से मान लें कि V1 है, इस पे मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि जो भी डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस वोल्टेज सोर्स पे। ठीक है, यानी कि V1 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। ऐसे ही दूसरा हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। तो हम क्या करेंगे, करंट सोर्स बनाएंगे। तो करंट सोर्स के लिए क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है करंट सोर्स। ठीक है, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, सपोज करो V1 को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो करंट कंट्रोल है, ठीक है, उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, V1 पे। ठीक है, यानी कि जो भी करंट सोर्स होगा वो किसकी डिपेंड करेगी, V1 पे। ठीक है, सपोज करो ये क्या है, इस पे डिपेंड करिए। इसी तरीके से हम अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि ये क्या होगा, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस करंट सोर्स की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, V2 पे, यानी कि सर्किट के अदर पैरामीटर पे, V2 पे। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो हमने क्या क्या किया, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो क्या है, आई, इसको मान लेते हैं I1, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो इस केस में अब जब देखते हैं तो ये क्या है, करंट कंट्रोल करंट सोर्स, यानी कि जो भी करंट सोर्स होगा उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, I1 पे। यानी कि I1 कहीं पे भी हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे I1 है, ठीक है, यहाँ पे I2 है। तो क्या करते हैं, ये जो भी करंट सोर्स होगा उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, I1 पे। ठीक है, यानी कि ये इस ब्रांच की जो करंट होगी I1, उस पर डिपेंड करेगी इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो हम I2 अगर यहाँ एज्यूम कर लें, तब जब I2 एज्यूम करेंगे तो उस केस में हम कह सकते हैं
जो करंट सोर्स दिया है तो उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, I2 पे, यानी कि इस ब्रांच की करंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हम इसी में और समझ लेते हैं क्या है, वोल्ट करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो क्या होगा, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स हम एज्यूम कर लेते हैं, ये क्या है वोल्टेज सोर्स, और करंट कंट्रोल तो करंट को कंट्रोल करेगा, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं I1। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपका वोल्टेज सोर्स होगा उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, कि I1, यानी कि इस ब्रांच की करंट पर, इस ब्रांच में जो करंट जा रही है उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर इसको I2 सपोज करते हैं तो क्या है, तो जो भी वोल्टेज सोर्स दिया है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, I2 पे, यानी कि सर्किट के अदर पैरामीटर्स पे, यानी कि किस ब्रांच पे जा रही है I2, तो इस I2 पे डिपेंड करेगा। तो इसी प्रकार क्या कहते हैं कि डिपेंडेंट सोर्स जो भी होता है उसका वोल्टेज या करंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, सर्किट के अदर पैरामीटर पे, यही डेफिनेशन कहती है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई। ठीक है, इसमें एक नोट है तो उस नोट को हम लोग देखते हैं। तो नोट क्या है, यानी कि डिपेंडेंट इज लीनियर विद रिस्पेक्ट टू देयर कंट्रोल वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट जो होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, किसके रेस्पेक्ट में, कंट्रोल वेरिएबल की। जो भी कंट्रोल वेरिएबल होगा उसी के रेस्पेक्ट में आपका डिपेंडेंट सोर्स क्या होगा, लीनियर इंक्रीज करेगा, यानी कि लीनियर होगा। जैसे जैसे आप V1 को चेंज करोगे, सपोज करो जो भी डिपेंडेंट है उसको अगर चेंज करोगे उसी हिसाब से उसका वो चेंज होता रहेगा वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज या करंट जो भी जिस पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या कर होता है, डिपेंडेंट जो होता है वो लीनियर होता है, किसके, कंट्रोल वेरिएबल के। ठीक है, तो जो भी कंट्रोल वेरिएबल यहाँ पे है इसके, ये क्या हो, जो भी कंट्रोल वेरिएबल है, सपोज करो ये कंट्रोल वेरिएबल क्या है, I2। ठीक है, तो ये I2 जो होगा वो क्या होगा, डिपेंडेंट के लीनियरली होगा। ठीक है, जैसे इसको चेंज करोगे उस हिसाब से ये वैल्यू चेंज होती है, तो ये कह सकते हैं कि लीनियर होगा ये। तो नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं KCL के बारे में। ठीक है, तो KCL क्या है, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इन द नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर नोड। ठीक है, यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे जितना भी अलजेब्रिक सम ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर नोड इज जीरो, जीरो। ठीक है, तो क्या, इन द नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर नोड इज जीरो। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम और समझते हैं डिटेल में। जैसे अब ये इसमें एक वर्ड आया आपका नोड। ठीक है, तो नोड पहले समझते हैं नोड क्या होता है। तो नोड क्या है, इंटरकनेक्शन, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर ब्रांचेस। ठीक है, तो इंटरकनेक्शन है टू और मोर, यानी कि दो या दो से अधिक ब्रांच जहाँ पे कनेक्ट होती हैं आके, उसको क्या बोला जाता है, नोड बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं इसमें, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक ब्रांचेज हैं। ठीक है, तो ये ब्रांचेज सपोज हम मान लेते हैं एक किस पे है, एक नोड पे कनेक्ट हुई आके, ये नोड है आपका। ठीक है, और सपोज करो इसमें करंट I1 एंटर कर रही है, इसमें करंट I2 एंटर कर रही है, और इसमें करंट कोई I3 आउट कर रही है। ठीक है, और इसमें कोई करंट सपोज करो I4 आउट कर रही है, और इसमें इंटर कर रही है I5। तो ये एक क्या है, नोड है, और ये सारी ब्रांचें हैं जो एक नोड पे आके मिली हैं। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसमें इसको समझने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं, कन्वेंशन। ठीक है, तो कन्वेंशन क्या है कि जो इनकमिंग करंट होती है, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग, आउटगोइंग करंट। ठीक है, तो कन्वेंशन क्या कहते हैं, जो भी हम लोग यूज करेंगे, यानी कि जो इनकमिंग करंट होगी उसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव वे में लिखेंगे, और आउटगोइंग जो करंट होगी उसको नेगेटिव वे में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, कन्वेंशन आप कोई भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, या आप हो सकते हैं इनकमिंग को आप नेगेटिव में एज्यूम करो, या आउटगोइंग को पॉजिटिव में एज्यूम करो, कुछ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है,
तो हम इसको एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, इसको इस तरीके से ले लिया अपने हिसाब से, ठीक है। तो हम अगर इसके केसीएल लगाएंगे इसमें पे, ठीक है, तो क्या करते हैं, इस नोड पे अप्लाई केसीएल एट नोड। तो हमने क्या किया, जब इस नोड पे केसीएल लगाएंगे तो इसकी करंट की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हमने क्या एज्यूम किया कि इनकमिंग करंट है उसको क्या लिखते हैं, पॉजिटिव वे में लिखेंगे। तो इस नोड से देखते हैं इस नोड पे कितनी इनकमिंग करंट आ रही हैं। तो हमने देखा इस नोड पे कौन सी करंट इनकमिंग है, 1 2 और 3, यानी कि हम कह सकते हैं कि I1 हम कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव में, और प्लस I2 पॉजिटिव में लिख लेते हैं, और इनकमिंग क्या है, I5 पॉजिटिव में लिख लिया। फिर क्या है, आउटगोइंग करंट कितनी जा रही है, यानी इस नोड से बाहर की तरफ जो करंट, तो बाहर की तरफ करंट कितनी जा रही है, यानी कि I3 और I4। तो हम इसको कैसे वे में लिखेंगे, नेगेटिव साइन में। तो इसको नेगेटिव साइन में लिख लेते हैं, क्या है, I3 और माइनस I4 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। यही डेफिनेशन कहती है कि इन द सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए पर्टिकुलर नोड। तो किसी भी पर्टिकुलर नोड पे जितनी भी अलजेब्रिक सम ऑफ करंट होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल्स टू 0। तो ये कह सकते हैं। अच्छा, इसको और अगर सोल्व करना चाहो आगे तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, I5 इक्वल्स टू I3 और I4, ठीक है। यानी कि इन अदर वर्ड्स में हम लोग इसको और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, इस तरीके से भी कहा जा सकता है, ठीक है। यानी कि किसी भी सर्किट में जितनी भी करंट इनकमिंग करेगी उतनी ही करंट क्या होगी, आउट करेगी, ठीक है। तो ये होता है आपका केसीएल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रूव कर लेते हैं इस डेफिनेशन को। इसको और आगे हम लोग देखते हैं। जैसा हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, करंट इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq अपॉन dt। इसको ये लिखा जा सकता है, अगर इस इक्वेशन को, जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, चार्ज के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या है, dq1 dt प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, dq2 अपॉन dt प्लस इसको क्या लिखा जा सकता है, dq5 अपॉन dt इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, I3, यानी कि dq3 अपॉन dt प्लस इसको क्या लिखा सकता है, लिख सकते हैं dq4 अपॉन dt, ठीक है। इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर क्या हम मानते हैं, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे क्या है, क्या कहने का मतलब है कि जो भी, इसको इस तरह लिख सकते हैं Q1 Q2 Q5 इक्वल्स टू Q3 और Q4, ठीक है। तो ये बन गया आपका Q1 Q2 प्लस 5। तो हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं केसीएल क्या है, कि केसीएल जो इनकमिंग चार्ज इक्वल्स टू क्या होगा, आउट गोइंग चार्ज, ठीक है, आउट गोइंग चार्ज, इस तरीके से भी कह सकते हैं। यानी कि जब आपकी बात करें चार्ज की, तो इसीलिए क्या होता है, सो दैट हम जानते हैं कि जो केसीएल होता है आपका वो कैसा होगा, केसीएल जो होता है वो किस लॉ को फॉलो करता है, सो दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो क्या है, यही आपका जो केसीएल होता है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट अक्सर पूछ लेता है कि केसीएल जो होता है किस कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि जो केसीएल होगा वो क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए इसको सही से, ठीक है। तो ये क्या था, ओवरऑल आपका केसीएल था। इसी तरीके हम क्या करेंगे, केवीएल को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि केवीएल क्या होता है, ठीक है।
तो एक चीज़ और हम लोग देख लेते हैं केसीएल में क्या, यानी कि फीचर्स ऑफ केसीएल। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ केसीएल क्या होता है, कि क्या होते हैं इसमें कि एप्लीकेबल फॉर एनी लंप्ड सर्किट। तो कोई भी लंप्ड सर्किट होगा उसमें क्या होगा, केसीएल एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो जब इसमें एक टर्म आया है लंप्ड सर्किट, ठीक है, तो लंप्ड सर्किट क्या होता है इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज करो हम क्या करते हैं, एक फिजिकली आप क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को लेके आते हैं और एक इंडक्टेंस को अगर लेके आते हैं, इंडक्टेंस को अगर लेके आते हैं, ठीक है, या कैपेसिटेंस को लेके आते हैं, इनको क्या करते हैं अगर हम लोग फिजिकली इसको कनेक्ट कर देते हैं आपस में, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, यही सर्किट आपका क्या कहलाता है, लंप्ड सर्किट कहलाता है, RLC। ठीक है, तो लंप्ड सर्किट क्या होता है, फिजिकली हम लोग क्या करते हैं मार्केट से या कुछ भी एक रेजिस्टेंस लेके आए और एक क्या होता है इंडक्टेंस लेके आए या कैपेसिटेंस लेके आए, उनको क्या करते हैं अगर फिजिकली हम लोग क्या करते हैं उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो जो सर्किट बन के आएगा उसको क्या बोला जाता है, यानी कि लंप्ड सर्किट। ठीक है, तो लंप्ड सर्किट हम कह सकते हैं जब फिजिकली, तो इसीलिए हम कह सकते हैं सो लंप्ड सर्किट इज फिजिकली सेपरेबल। ये वर्ड आपने सुना होगा सेपरेबल। ठीक है, तो फिजिकली सेपरेबल क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं उसको अलग सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली उसको हटा के। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि लंप्ड सर्किट जो भी होता है वो हम फिजिकली उसको क्या करते हैं, एक सेपरेबल होता है, यानी कि फिजिकली हम लोगों को सारे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस इन सारी वैल्यू को ला के एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, तो वो एक सर्किट जो बनेगा उसको क्या कहलाता है, लंप्ड सर्किट। ठीक है, इस चीज़ को समझ गए। अब आपने एक टर्म और पढ़ा होगा, ये तो लंप्ड सर्किट हो गया, इसी के साथ में आपने पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट को भी समझ लेते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट में आपने जनरली पढ़ा होगा ट्रांसमिशन। तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट के बारे में बात करते हैं, तो जनरली आपने सुना होगा डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट जो आपका ट्रांसमिशन लाइन होता है वो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट होता है। ठीक है, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाता है, क्योंकि जो भी आपका उसमें रेजिस्टेंस है या कैपेसिटेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस, तो ये जो है आपका इफेक्ट इसमें दिखता है। ठीक है, ना कि आपको जनरली फिजिकली आपको रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू दिखती है वहाँ, तो ये क्या होता है इसमें एक फिजिकली इफेक्ट दिखता है। ठीक है, फिजिकली नहीं दिखता है, इसमें क्या होता है एक इफेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है तो उसमें क्या होता है रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का भी एक इफेक्ट दिखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जैसे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, और ये कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है यानी कि शंट में, तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो भी आपका RLC होता है, ठीक है, वो क्या होता है एक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसलिए फिजिकली नहीं सेपरेबल कह सकते हैं इसको। तो हम कह सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क होते हैं वो कैसे होते हैं, फिजिकली नॉट फिजिकली सेपरेबल। ठीक है, इसीलिए ठीक है उसमें क्या होता है इन सबका इफेक्ट दिखता है, ना कि ये आपको फिजिकली दिखते हैं। ठीक है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट बोला जाता है उसको। तो ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट होती है। ठीक है, अब बात इतनी समझ में आ गई, तो सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, यानी कि जो केसीएल होगा वो क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसका किसी भी तरीके से नेचर है तो वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है कोई, ठीक है, जिसमें कोई रेजिस्टेंस R है, ठीक है, कोई कैपेसिटेंस C है और कुछ कोई इंडक्टेंस है इसमें इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें सपोज करो हमारे पास कोई सोर्स है, ये हम मान लेते हैं कोई करंट सोर्स है या वोल्टेज सोर्स है, कुछ भी मान लो, करंट सोर्स है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये जो करंट सोर्स है वो हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि वो कैसा है, साइनोसाइडल है, साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये साइनोसाइडल है। अब हम जानते हैं अब जो साइनोसाइडल होता है उसका हम अगर नेचर की बात करें तो ये कैसा होता है, यानी कि ये कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर होता है। ठीक है, नॉन लीनियर होता है, और कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है, टाइम वेरिएंट होता है, टाइम वेरिएंट होता है। ठीक है, और कैसा होता है,
तो ये सारे क्या हैं, इसके नेचर्स हैं। इसी तरीके से आर, सी और एल। तो आर और सी, एल आप लोग जानते हैं ये कैसे नेट सर्किट्स होते हैं। इन तीनों की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, और हाँ ये क्या एक्टिव भी होता है क्योंकि सोर्स है, एनर्जी सोर्स। तो ये इसकी क्या हो गया, इसके नेचर हो गया। इसी तरीके से जो सर्किट है आपका, सर्किट सपोज करो हमारे पास क्या है आर एल सी में, ये कैसे होते हैं, ये पैसिव होते हैं, पैसिव एलिमेंट होते हैं कि नहीं। यानी कि ये अभी हम लोग आगे जाके देखेंगे कि पैसिव एक्टिव के बारे में, अभी एलिमेंट्स जब बढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे ये चीज़। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि ये पैसिव नेचर का होता है रेजिस्टेंस आर एल सी, और कैसा होता है, यूनिलेटरल होता है, सॉरी बाईलेटरल, बाईलेटरल एलिमेंट होता है। ये सारे एलिमेंट्स हम आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको और अच्छे से। और ये पैसिव होते हैं क्योंकि जितने भी आपके आर एल सी सर एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पैसिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि क्या है आपका सर्किट में, ये सर्किट पूरा है, इस सर्किट में क्या है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो भी है वो कैसा है, एक्टिव है और टाइम वेरिएंट है और नॉन लीनियर है, यानी कि इसका नेचर अलग है। और जो आपके पैरामीटर्स लगे हैं, अदर पैरामीटर्स क्या है, आर एल सी, तो ये क्या है, इसका नेचर कैसा है, पैसिव एलिमेंट है। और ये क्या है, पैसिव एलिमेंट है और बाइलेटरल है, और हम कह सकते हैं ये लीनियर है। ठीक है, तो आर एल सी जो होते हैं वो लीनियर एलिमेंट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो हम इसीलिए कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट। तो जो भी आपका केसीएल लगेगा तो हम इसमें क्या है, केसीएल आसानी से लगा सकते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो भी आपका डिपेंडेंट्स इंडिपेंड क्या होगा, आपका नेचर अलग अलग भी होगा तब भी ये क्या करेगा, केसीएल एप्लीकेबल होगा वहाँ। तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट अब लोग देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट में हमने अभी देखा है, जैसा कि प्रूफ किया है पिछले उसमें। ठीक है, तो पिछले हमने देखा है कि इसमें क्या है, फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी कि जो केसीएल होगा वो क्या करेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है, यही ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्या है, नोट है, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं बेसिक में क्या है। चलिए तो नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखते हैं क्या, केवीएल। ठीक है, यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इन द लंप्ड नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेज अराउंड लूप इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इस स्टेटमेंट को समझते हैं। तो एज्यूम किया हमने क्या, एक सर्किट एज्यूम किया जिसमें क्या है V, एक वोल्टेज सोर्स है, उसमें करंट क्या है I, और एक सर्किट एज्यूम किया RLC सर्किट। ठीक है, R के अक्रॉस हमने वोल्टेज को एज्यूम किया VR। ठीक है, L के अक्रॉस वोल्टेज VL, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज BC। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो RLC एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सर्किट्स में वो कैसे होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, अगर इनका हम नोटेशन करते हैं, करंट की अगर एंटरिंग करेंगे तो हमेशा जो करंट की एंटरिंग होती है वो नोटेशन के हिसाब से क्या होगी, वो पॉजिटिव, अगर पैसिव एलिमेंट से एंटर करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर करेगी किसी भी पैसिव एलिमेंट से। ठीक है, ऐसे ही उसके करंट की फर्स्ट हम देखते हैं कि किस से इंटर कर रही है, इसी हिसाब से इसमें देख लेते हैं कि केवीएल लगा के। ठीक है, तो किपाई अप्लाइंग केवीएल, तो इसमें क्या है, इस सर्किट में केवीएल लगाते हैं, अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, तो केवीएल जब लगाएंगे तो हम कह सकते हैं इसको, अगर केवीएल लगाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस के V प्लस के VR प्लस के VC और VL प्लस BC इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि क्या कहता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ब्रांच वोल्टेज अराउंड लूप इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या हो जाएगा, अराउंड द लूप इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, V इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस BC इक्वल्स, सॉरी BC, इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका केवीएल। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू, अगर वर्क डन के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं,
डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर वर्क डन के फॉर्म में हम इस इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू आर अपॉन डी क्यू। ठीक है, इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू एल अपॉन डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू सी अपॉन डी क्यू। ठीक है, ये हो जाएगा, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसको फिर क्या है, क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एनर्जी, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी टू ट्रांसफर्ड इक्वल होगा किसके, एनर्जी एब्जॉर्प्शन के, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इक्वल टू एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या करेगा, सो दैट इट फॉलोज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो केवीएल क्या होता है, जो भी केवीएल होता है वो क्या करता है, एक लॉ फॉलो करता है। कौन सा लॉ फॉलो करता है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, केसीएल फॉलो करता है। ठीक है, अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो फीचर्स के बारे में देखते हैं। तो फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके भी, यानी कि जो भी केवीएल होगा क्या होगा, यानी लंप्ड सर्किट में एप्लीकेबल होगा, कोई भी लंप्ड सर्किट है वो एप्लीकेबल होगा केवीएल। ठीक है, तो हमने देखा केवीएल और केसीएल अगर लंप्ड सर्किट में ही एप्लीकेबल होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट में एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट आपकी ट्रांसमिशन लाइन है तो वो वहाँ पे आपका केवीएल एप्लीकेबल नहीं होगा, केवीएल या केसीएल दोनों। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जैसा कि हमने समझा था पिछले लेक्चर में, उसमें क्लास में, कि जो नेचर ऑफ एलिमेंट होता है वो भी इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, किसी भी तरीके से नेचर हो उसका, एक्टिव पैसिव दोनों का, वो भी डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है, जैसा कि हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो ये था आज केवीएल और केसीएल के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और ये अब क्या है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।